नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। तो सरकार बनाने को लेकर आपके पास फिर मौका है। 2024 लोकसभा चुनाव का पूरा कार्यक्रम आ चुका है और एक एक तफसील लेकर हाजिर हूं मैं पुनीत पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। और जैसा कि पुनीत ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का पूरा ऐलान हो चुका है, पूरा कार्यक्रम सबके सामने आ चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस वक्त देश का मिजाज क्या है, क्या मूड है जनता का। इस बार के आम चुनाव में देश में प्रमुख तौर पर आमने सामने जो दो प्रमुख गठबंधन हैं, एनडीए जिसकी अगुवाई कर रही है सत्तासीन बीजेपी और दूसरी तरफ है विपक्षी गठबंधन इंडिया। तो ये दो प्रमुख गठबंधन और इनके अलावा कुछ ऐसे दल भी हैं देश जो ना इस गठबंधन में ना उधर अलायंस में शामिल हैं। तो क्या तीसरा मोर्चा कोई आकार ले सकता है या इन दो गठबंधनों के बीच का सीधा युद्ध फाइनल नतीजों में परिणत होता हमको दिखाई पड़ेगा। इस पर डिबेट की गुंजाइश वैसे तो कम है क्योंकि इन दोनों गठबंधनों ने अपने साथ स्ट्रेटजी के तहत, रणनीति के तहत काफी कुछ किया है पिछले दिनों। तो हर एक तफसील हम आपको सरकार के मंच पर देते ही हैं, लेकिन अब 4 जून को फाइनल नतीजों के पहले इस वक्त जनता का मन क्या कहता है, इसे जानने के लिए देश की जनता का मन को टटोलते हुए विभिन्न न्यूज चैनल्स ने और सर्वे एजेंसीज ने अलग अलग सर्वे किए। आपको अगले आधे घंटे और उसके बाद भी देश के मूड को भांपने वाला एक एक सर्वे विस्तार से आपके सामने रखेंगे। प्रमुख चैनल्स और सर्वे एजेंसीज के किए सर्वे के बाद मिले आंकड़े और सभी सर्वे का फाइनल फिगर यानी सभी का निचोड़ आपको हम दिखाने वाले हैं ताकि आप इस वक्त जनता के मूड को समझ पाएं। बिल्कुल, और ना केवल देश बल्कि हमारा फोकस छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट और मध्य प्रदेश की 29 यानी कुल मिलाकर इन 40 लोकसभा सीटों पर भी रहेगा। तो एक एक करके हम इन दोनों राज्यों में किए गए सर्वे भी आपको दिखाने जा रहे हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े अपडेट के साथ। इस वक्त के सबसे बड़े अपडेट की तरफ सरकार आपको लिए चलता है। 7 चरणों में वोटिंग होनी है। आज इसका पूरा चुनाव कार्यक्रम तय हो चुका है। 19 अप्रैल से शुरुआत होगी और 4 जून मतगणना यानी रिजल्ट वाले दिन तक आपको पता चलेगा, देश को पता चलेगा अगली सरकार किसकी। 7 चरणों में वोटिंग होनी है। 19 तारीख से वोटिंग शुरू हो जाएगी और 7 चरणों की वोटिंग का फाइनल नतीजा देश को अगली सरकार का चेहरा स्पष्ट तौर पर 4 जून को मिलेगा जब मैंडेट खुलेगा, जब जनादेश सामने आएगा। 7 चरणों की वोटिंग में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में जबकि छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में वोटिंग की जानी है और हर एक की तफसील भी आपको हम बताने वाले हैं। बिल्कुल, 19 अप्रैल को पहली चरण का वोटिंग होगी पूरे देश भर में और इसमें छत्तीसगढ़ की 1 सीट शामिल है, बस्तर, और साथ ही मध्य प्रदेश की भी 6 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होगी। दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा जहां छत्तीसगढ़ की 3 सीट और मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके बाद 7 मई को अगला चरण होगा जिसमें 7 सीटें हैं छत्तीसगढ़ की और 8 सीटें मध्य प्रदेश की, इसमें वोटिंग जिसमें होंगी। और इसके अलावा चौथा चरण जब होगा तो चौथे चरण में मध्य प्रदेश की बाकी बची हुई 8 सीटों पर वोटिंग होगी। यानी कि छत्तीसगढ़ में शुरुआत के 3 चरणों में वोटिंग होगी और मध्य प्रदेश में शुरुआत के 4 चरणों में वोटिंग होगी और सभी नतीजे एक साथ 4 जून को सामने आएंगे। तो 4 जून वो तारीख जब यह तय हो जाएगा कि देश की सत्ता पर इस बार कौन काबिज होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक। तो मध्य प्रदेश का जो चौथा चरण है 13 मई का, इसमें 8 सीटों पर वोटिंग होगी और इसमें देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा, मालवा, निमाड़ की सभी प्रमुख सीटें हैं देश, जिन पर चौथे चरण में 13 मई को वोट पड़ेंगे। पहला चरण जो मध्य प्रदेश का होगा इसमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा 19 अप्रैल को 6 सीटों पर होने वाला है और ये महाकौशल अंचल की सीटें हैं प्रमुख तौर पर। जबकि दूसरा चरण जो मध्य प्रदेश का 26 अप्रैल को होगा 7 सीटों वाला, इसमें मध्य की और बुंदेलखंड की सीटें हैं टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल, ये 7 सीटें। तीसरा चरण 7 मई को होगा 8 सीटों पर मतदान मध्य प्रदेश में जाऊंगा और इसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ मध्य क्षेत्र की प्रमुख सीटें। छत्तीसगढ़ में जैसा आपने बताया पहला चरण 19 अप्रैल, इकलौती सीट है बस्तर। दूसरा चरण जिसमें छत्तीसगढ़ में 26 अप्रैल को वोट पड़ेंगे और इसमें हैं 3 सीटें कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद। और 7 मई का जो तीसरा चरण है छत्तीसगढ़ के लिए, इसमें है
रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग और सरगुजा, ये 7 सीटें हैं जिन पर 7 मई को तीसरे चरण के तहत वोट पड़ने हैं। तो मैदानी हिस्से में तीसरा चरण छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुल 543 सीटें और इन सब पर 7 चरणों में चुनाव के बाद 4 जून को सरकार की तस्वीर स्पष्ट होगी। तो 7 चरण है और जैसा कि अभी हमने बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 3 और 4 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है सीटों के लिहाज से 80 सीटों वाला, इसमें सभी 7 चरणों में मतदान संपन्न कराए जाएंगे अगले अलग अलग सीटों पर। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल और बिहार, ये 3 ऐसे राज्य हैं जिसमें सभी 7 चरणों में वोटिंग होगी। और इस वक्त हमारे साथ में इस विषय पर, चूंकि अभी हम आपको बताने वाले हैं जनता का मन, जनता का मूड, इस वक्त जनता का ओपिनियन, पर उसके पहले एक एक प्रतिक्रिया लेना बनता है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र ठेंगड़ी साहब हैं जो रायपुर स्टूडियो में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और केदारनाथ गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता महोदय, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए। सुरेंद्र शर्मा जी को भी हम देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं। शुरुआती आधे घंटे में हम छत्तीसगढ़ की जनता का विचार क्या है, उनका मन क्या है, सर्वे में उनका ओपिनियन क्या आया है, ये एक एक करके दर्शाएं। इसके पहले जरा एक एक प्रतिक्रिया लेते चले। सबसे पहले रविंद्र साहब आप बताइएगा, 7 चरणों में चुनाव होने, अगर छत्तीसगढ़ से शुरुआत करें, फर्स्ट 3 फेजेस में चुनाव होने, बस्तर को अकेला रखा है, सेकंड फेज में 3 सीटें और बाकी की सीटें तीसरे चरण में हैं, और पूरा ओपिनियन जो है वो कितना रियलिटी के करीब रह सकता है? आपने ओपिनियन की पूरी पोल्स की पूरी प्रक्रिया देखी है करीब से। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बस्तर आज भी नक्सलवादी क्षेत्र कहलाता है, संवेदनशील है, और स्वाभाविक तौर पे पहले चरण में अकेले बस्तर को रखा गया है। पिछले दिनों वहाँ पे काफ़ी जनप्रतिनिधियों की हत्या हुई है, ग्रामीण मारे गए हैं, और कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बताती हैं कि वहाँ पे चुनाव उतने आसान नहीं है जितने कि यहाँ से बैठ के हमें दिखते हैं। खासकर एकदम ग्रामीण इलाकों में जाके, अबूझमाड़ में या बहुत दूरस्थ जंगल के क्षेत्र में जाके चुनाव प्रचार करना, चुनाव करना, शांतिपूर्ण मतदान करना बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन अकेला चुनाव है, दोनों पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों के साथ पूरी ताकत से जुड़ेंगी। पिछले बार दीपक बैज जी 38,900 कुछ मतों से जीते थे वहां से चुनाव, और इस बार जो है मैं मानता हूं कि बहुत मज़ेदार, बहुत रोचक चुनाव होगा। हालांकि जंगल एरिया होने के बाद, पिछड़ा क्षेत्र माना जाने के बावजूद, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम की कुछ न कुछ बढ़त तो लेगी ही अपने चुनाव प्रचार के दौरान। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते कई सीटों पर नहीं खोले हैं, या उनका पैनल तो बन चुका है, उस पर फाइनल मोहर नहीं लगी। एक प्रतिक्रिया कांग्रेस की भी ले लेते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जो कह रहे हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बस्तर समेत तमाम सीटों पर जो अलग अलग चरणों में चुनाव होना है, इसमें अब आपके पास में तैयारियों के लिए बड़ा कम वक्त बचा है? दूसरा, अभी हम ओपिनियंस जो आएंगे वो भी आपके सामने रखेंगे, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। रियलिटी के कितना करीब ये ओपिनियन हो सकते हैं, इस पर भी अपनी बात रखें, और अब तक अभी आपके कैंडिडेट कई जगहों पर सामने नहीं है, इस पर भी बात रखें। नहीं, दरअसल पुनीत जी, दरअसल देखिए क्या है कि चुनाव की आज घोषणा हुई है, और प्रथम चरण में बस्तर का चुनाव है, तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से आज या कल में निश्चित में हमारे उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। हमारे पास हमारा पैनल बना हुआ है और केंद्रीय समिति की बैठक होने की देर है। छत्तीसगढ़ के तमाम उम्मीदवारों की घोषणा निश्चित रूप से हो जाएगी। जहां तक सवाल है ओपिनियन पोल का, तो ओपिनियन पोल जो है वो अभी कुछ दिन पहले का है, जो कि जिसका परिणाम अभी आजकल में आया है। वास्तविक बात यह है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में जो घोषणा हुई है, सुप्रीम कोर्ट में जो खुलासा हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिस तरह से लूट मचाई गई है, जिस तरह से वसूली की गई है, जिस तरह से लोगों को थ्रेटनिंग करके चंदा और धंधा का जो मिलीभगत किया गया है, इसका भी अभी जनता के बीच में चर्चा होगी। और इसमें निश्चित रूप से मैं बस्तर को जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। बस्तर भले ही आदिवासी इलाका है, मगर वहाँ राजनीतिक चेतना किसी भी सामान्य इलाके से कम नहीं है, और ऐसी स्थिति में बहुत ही कठिन चुनौतियों का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। कि इन घटनाओं से एक बात तो तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी
निश्चित रूप से भ्रष्ट है, इसमें कोई लेकिन दो मत सुरेंद्र की जी, बात नहीं अभी है। जो जिन चुनौतियों के मोर्चे पर अगर हम बात करें, जिसका जिक्र अभी पुनीत भी कर रहे थे, वो चुनौतियां जी। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के सामने ज्यादा नजर आ रही हैं। एक तो हाल ही में विधानसभा चुनाव के नतीजे विपरीत परिणाम देकर गए थे। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी सभी 11 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, बहुत पहले कर चुकी है, और कांग्रेस पार्टी अभी तक टेबल पर चर्चा ही कर रही है, पैनलों के बीच में चर्चा ही हो रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो देरी हो रही है, जिसका जो सवाल पुनीत जी ने भी किया था, ये चुनौतियां बन सकता है कांग्रेस के लिए समग्र रूप में? नहीं, देखिए, चुनौती तो चुनाव को तो चुनौती के रूप में मानना ही चाहिए। चुनौती तो हमारे सामने है, विशेष तौर पे जब हम विधानसभा में अब हमारे उम्मीद के विपरीत जब परिणाम आए हैं, तो चुनौती हमारे सामने है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मगर इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी जो है एक परिपक्व पार्टी है, काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की उम्र से 2 गुना 3 गुना समय से चुनाव लड़ते आई है, कई बार गिरे हैं और कई बार उठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये आखिरी खंदक की लड़ाई है, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस जब पिछड़ती भी है तो आगे बढ़ना भी जानती है और परिस्थितियों के अनुरूप अपने निर्णय भी लेना जानती है। तो एक बात छोटा तो सा बिल्कुल- रिएक्शन जरा हम इस पर आपके साथ में जो बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, उनका भी ले लें। केदार जी, आप बताएं, अब तो पूरा कार्यक्रम आ चुका है, एक तरफ टेबल पर एक्सरसाइज, दूसरी तरफ चुनाव का टाइम टेबल, आपके सभी कैंडिडेट घोषित। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित ढंग से बहुत तेजी के साथ चुनाव के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, क्योंकि जैसे मेरे मित्र ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव को चुनौती मानती है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिस दिन हमारी सरकार बनती है या जिस दिन हम विपक्ष में आते हैं, उस दिन से हम जनता की सेवा करते हैं और आने वाले चुनाव को उसी दिन से हम चुनौती मानते हैं, क्योंकि जब तक जनता का हित नहीं होगा, जनता हमें वोट नहीं देगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आप देखें, 10 साल से लगातार जनता के लिए और देश की भलाई के लिए और विकास के लिए काम करते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां विश्व रिकॉर्ड बना दिया माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने, जब 50,000 करोड़ रुपए मात्र 3 महीने में किसान भाइयों तक, महतारी वंदन के रूप में किसान भाइयों तक गांव डायरेक्ट बेनिफिट सीधा खाते में पहुंच गया। और निश्चित रूप से 50,000 करोड़ की राशि आप देखें तो छत्तीसगढ़ के बजट की लगभग आधी राशि है, जो सिर्फ 3 महीने में किसान भाइयों तक पहुंच गई। सवाल तो यही है केदार जी कि क्या तो ये सब बातें छत्तीसगढ़ के जनता के मन में हैं? क्या इन सब का रिफ्लेक्शन ओपिनियन पोल्स के सर्वे के आंकड़ों में भी दिखेगा? कुछ ही देर बाद हम आपके सामने एक एक करके एक एक चैनल एजेंसी का सर्वे और उसका निचोड़ रखें, पर उसके पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का इलेक्शन कार्यक्रम आने के बाद में पहला रिएक्शन सुनवा देते। चलिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने क्या कहा है चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के बाद, सुनिएगा जरा। चुनाव आयोग ने भी जो अपना आगामी चुनाव के चरणों की घोषणा की है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चुनाव आयोग को, जिन्होंने अपने पूरे इलेक्शन प्रोग्राम को बहुत अच्छे ढंग से पर्याप्त समय देते हुए सबकी, पूरे देश का इतना बड़ा भौगोलिक देश और अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां, अलग अलग प्रकार के मौसम, अलग अलग प्रकार के सारे वातावरण के बावजूद भी उनने चुनाव की बहुत अच्छी प्लानिंग की है। चाहूँगा कि हर व्यक्ति जिसको इस चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार, जिनने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वैसे तमाम युवा और बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति जिसको जहाँ जैसी सुविधा मिले वो अपने मतदान का जरूर उपयोग करें। ये यज्ञ है, इसमें हम सबकी आहुति होना चाहिए। तो प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं और एक एक कर वो प्रतिक्रियाएं भी आपके सामने हम रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो प्रतिक्रियाएं अब तक आई, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सभी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, देश में भी और प्रदेश की सीटों को भी। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आ रहा है और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चुनाव हो रहे हैं, इसका तो स्वागत है। 7 चरण मैं भी इस व्यवस्था से सहमत नहीं हूं कि देखें, कुछ लोगों को लगभग 1 महीना समय मिलेगा, कुछ लोगों को 2 महीने समय मिल रहा है, तो ये उचित नहीं है। क्या हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम व्यवस्था संभालने में सक्षम नहीं हैं? चलिए, तो सबको समान वक्त मिलने की पैरवी करते नजर आए टीएस सिंहदेव। प्रतिक्रियाओं का वक्त हालांकि अब
नहीं है, बल्कि प्रतिक्रियाओं से कहीं आगे जाकर तैयारियों पर, जनता के मन पर बात करने का वक्त है। तो अब आपको दिखाते हैं देश की जनता का मन क्या कहता है, देश की जनता का मूड इस वक्त क्या है। सारे देश में चुनाव से पहले जनता का ओपिनियन जानने के लिए 543 सीटों पर नतीजे आने के पहले सभी का मन जानते हुए सर्वे करवाए गए, और सर्वे करवाने के बाद देश में इस वक्त दो प्रमुख गठबंधन आकार ले चुके हैं। एक तरफ है सत्तासीन भाजपा वाला एनडीए और दूसरी तरफ है विपक्ष का गठजोड़ करने वाला इंडिया। इन दोनों के बीच और अदर्स के बीच में मुकाबले में क्या तस्वीर है हितेश? और ये देखिए, अब आपको इस वक्त बता रहे हैं जो अलग अलग न्यूज चैनल्स और एजेंसीज के द्वारा सर्वे किया गया देश के परिप्रेक्ष्य में 543 सीटों में इंडिया टीवी और न्यूज एजेंसी का जो सर्वे था उसमें 378 सीटें एनडीए को देते हुए वो नजर आ रहे हैं कि अगर आज चुनाव हुए तो ये 378 सीटें उनको मिलेंगी, और इंडिया गठबंधन 100 से भी कम यानी 98 सीटों पर अटकता नजर आ रहा है और 67 सीटें अदर्स के खाते में। और वहीं न्यूज 18 ने जो अपना सर्वे किया है उसमें एनडीए 411 के आंकड़े तक पहुंच रहा है, यानी कि 400 पार का नारा जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी लगातार दे रही है, न्यूज 18 के सर्वे के मुताबिक वो आसानी से पार लेंगे, बल्कि उससे भी पार जाएंगे। और इंडिया गठबंधन 105 सीटों पर, एबीपी वोटर्स, एबीपी और सी वोटर ने मिलकर जो सर्वे किया उसमें एनडीए गठबंधन को 366 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, और सबसे ज्यादा वोट जो सीट है वो एबीपी के सर्वे में इंडिया गठबंधन को 156 सीटें। और पोल ऑफ पोल्स की अगर बात करें पुनीत जी, तो पोल ऑफ पोल्स के नतीजे भी हम आपके सामने रख रहे हैं कि यही स्थितियां अगर बनती हैं तो करीब 385 के करीब और एनडीए को मिलती नजर आ रही हैं, और 120 सीटों पर इंडिया गठबंधन की सीटें सिमट सकती हैं। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार महोदय से हम शुरुआत करते हैं। रविंद्र जी, क्या रियलिटी में जनता का मन इसके काफी करीब नतीजे दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि जो ओपिनियन पोल के जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं अपन, वो जनता के बीच से ही आए हैं, और ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि ओपिनियन पोल सत्यता के काफ़ी करीब, रिजल्ट के काफ़ी करीब रहते हैं। पिछले ओपिनियन पोल में विधानसभा चुनाव में जी, अगर छत्तीसगढ़ में मामला कुछ अगर लड़खड़ाया भी था तो भी 40% के वोटिंग में मतलब मत हासिल करने में कांग्रेस थी और 43% में भाजपा थी। कहने का आशय यह है कि अगर इसमें कुछ आंकड़े ऊपर नीचे आगे पीछे होते हैं तो भी अंततः सरकार बनाने में, अंततः जो गठबंधन है आगे पीछे होने मतलब में कहीं कोई पिक्चर, मतलब पूरी पिक्चर ऐसी ही दिखाई पड़ेगी आंकड़ों में, अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखें तब भी। एक प्रतिक्रिया जरा पॉलिटिकल दलों से, हमारे साथ में दो प्रमुख नेता जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, एक मिनट आपको रुकना चाहूं, क्योंकि इसमें हमने जो भी दिखाया पूरे देश भर की सिचुएशन, और सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो तमाम इन 3 सर्वेज के तहत छत्तीसगढ़ में कमोबेश तीनों ने यह बताया है कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। ये भी नतीजों में था। जी पुनीत, बिल्कुल ठीक है। अब इस पर हम और अभी विस्तार से एक तस्वीर भी दिखा देंगे, अलग अलग भी। फिलहाल देश में जो तस्वीर दिख रही है इस पर आप क्या कहेंगे? केदारनाथ गुप्ता जी, आपसे शुरुआत करता हूं। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि वर्तमान में जो देश का नेतृत्व है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरे देश का विश्वास है। उन्होंने किसानों से लेकर, युवाओं से लेकर महिलाओं तक, दलित, वंचित सारे लोगों के लिए काम किया है। गरीबों को आवास देने का काम मैं कहूँगा 4 करोड़ से ज़्यादा आवास बनाए, 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय का निर्माण हुआ, और कोविड जैसी परिस्थितियों से देश को उबारा। और सबसे बड़ी बात आज ये है कि पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान देखते ही बनता है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, मुद्रा बैंक योजना से लगभग 42 करोड़ लोगों को लोन मिला है और उससे वो रोजगार सृजित कर रहे हैं। और अगर मेरा मानना यह है कि अगर किसी नेता पर, छत्तीसगढ़ हो चाहे पूरा भारत देश हो, किसी ने विश्वास किया है और किसी के नाम को कोई जान रहा है तो देश में महात्मा गांधी, बापू के बाद थोड़ा सा कम है, मैं चाहूंगा आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत ही इस तरीके की हम लोगों को समझा सकें, बता सकें, दिखा भी सकें और आपको सुनवा भी सकें। सुरेंद्र शर्मा जी, लगता है देश में इसी तरह के नतीजे आने वाले? देखिए, दरअसल में इसके पहले कई ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जो है वो उसके अनुरूप परिणाम नहीं दे सके, और विशेष तौर पे जब चुनाव का एक लंबा अरसा है, 2 महीने का समय है, 2 महीने 2.5 महीने तक चुनाव चलने वाला है,
आप और हम दोनों, यानी आप पत्रकार हैं, मैं राजनीति में हूँ, एक घटना बहुत सारी परिस्थितियों को बदल देती है। तो 2 महीने का अरसा बड़ा लंबा समय होता है। और अभी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, इसके बाद बहुत सारी परिस्थितियों में बदलाव होना संभव है। वैसे अगर आमतौर पे देखा जाए तो थोड़ी भारतीय जनता पार्टी बढ़त में जरूर दिखाई देती है, मगर मेरा मानना यह है कि इस ओपिनियन पोल को अगर आने वाले समय में एग्जिट पोल के आते आते इसमें बहुत सारा परिवर्तन हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं हो। तो आपने प्रतिक्रिया सुनी। सुरेंद्र शर्मा जी कहते हैं हमने पहले भी कई बार ओपिनियन पोल्स को देखा है, लेकिन ओपिनियन पोल्स और एक्चुअल रियलिटी के बीच में बड़ा फर्क होता है। अब जरा स्टेट वाइज भी आते हैं और आपको एक एक करके स्टेट वाइज स्थिति दिखाते हैं। देखें जरा, अगर जनता के मन को टटोलें और छत्तीसगढ़ में कुल 11 संसदीय सीटों को देखें तो सर्वे की तस्वीर कैसी दिखती है। सर्वे 11 सीटों पर जो हुआ उसके मुताबिक क्या तस्वीर निकली। इंडिया टीवी का सर्वे कहता है भारतीय जनता पार्टी 11 में से 10 और कांग्रेस के खाते में 1। एबीपी सी वोटर यही तस्वीर दिखा रहा है, यानी 10 सीटें बीजेपी को और 1 सीट कांग्रेस को। न्यूज 18 का सर्वे भी कहता है बीजेपी को 10 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट, यानी पोल्स ऑफ पोल भी क्रिस्टल क्लियर, वही 10 और 1 वाला। अब जरा इस पर भी रिएक्शन ले लें। क्या ये केवल इस वक्त के ओपिनियन की बात है या रियलिटी में भी ये सब घटने वाला है? रविंद्र साहब, फिर आपसे शुरुआत करूंगा। बिल्कुल, परिस्थितियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाती है। इसकी वजह यह है कि एक तो प्रत्याशियों की घोषणा पहले वो लोग कर चुके हैं और प्रत्याशियों की घोषणा से पहले ही उनका जो कैंपेन है, उनकी जो तैयारी है, उनकी जो रणनीति है वो पहले ही तय हो गई है। आज की स्थिति में हम जब आपस में बात कर रहे हैं, चुनाव की तिथियां आ गई हैं और इनके कांग्रेस के 5 कैंडिडेट अभी भी पता नहीं कौन खड़े होने वाला, तो वहाँ जो स्थानीय कांग्रेस है, वो शहर की कांग्रेस है, वो उस लोकसभा क्षेत्र की जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो तो अभी भी असमंजस की स्थिति में है। कैसे तैयारी करेंगे? चलिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग हितेश, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो 1 सीट हर एक सर्वे में कांग्रेस पार्टी को जाती हुई दिखाई पड़ रही, तो क्या अभी की स्थिति में ये कहने की हालत में है रविंद्र जी कि वो 1 सीट कौन सी है चैलेंजिंग, जहां से कांग्रेस को खुशखबरी या बीजेपी का जो मिशन 11 उसको झटका मिल सके? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अगर सही तरीके से रणनीति बना के तैयारी करके चुनाव लड़े तो 1 से भी ज्यादा संख्या हो सकती है। जैसे कि राजनांदगांव में पिछली बार संतोष जी लगभग 1,11,000 मतों से चुनाव उन्होंने जीता था। इस बार भूपेश बघेल जी सामने हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, एक उनकी छवि है, एक बड़ा नाम है छत्तीसगढ़ का। तो वो बिल्कुल अगर आपस में अगर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, चलिए, तो कुल मिलाकर आपको भी ये लग रहा है कि राजनांदगांव ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस चुनाव निकाल सकती है। सुरेंद्र जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो बता रहे हैं, माफी, जो ओपिनियन पोल्स हैं वो बता रहे हैं कि 10-1 की स्थिति बन सकती है छत्तीसगढ़ में, यानी कि 10 बीजेपी को और 1 कांग्रेस को। आप क्या मान रहे हैं? ये देखिए, हम तो कम से कम आधी सीट जीतने की उम्मीद करते हैं और हमारी जो तैयारी है, दरअसल में ये जो इनका कहना है कि अभी तक हमारे उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ है, तो दरअसल में उम्मीदवार की बात नहीं है। वैसे भी लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय चुनाव होता है, राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव होता है, ये व्यक्तिगत चुनाव बहुत कम होता है। तो हमारी जो प्रक्रिया है वो जारी है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। तकरीबन आधी सीटें अभी तक कांग्रेस ने यहाँ से घोषित की सुरेंद्र जी, और आप कह रहे हैं आधी सीटों पर ही हमारी जीत की तैयारी है। बाकी की सीटों पर सभी अपनी तैयारी को, प्रचार को काफी आगे ले जा चुके होंगे। नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए, प्रचार चाहे कितना भी करे, जो माल असली होगा वही बिकेगा। वो प्रचार करने से कुछ नहीं होता। वो प्रचार का तो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी भी अपना काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी अपना काम कर रही है, दोनों राजनीतिक दल हैं, दोनों दलों में सम्मेलन भी चल रहा है, बैठकें भी चल रही हैं, एजेंडा भी बन रहा है, मुद्दे भी तैयार हो रहे हैं। ये वो उम्मीदवार की घोषणा नहीं घोषणा से इसका बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, केदार जी, जानना चाहेंगे आपसे, कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार ये कहते हैं कि इन 11 में से 5 सीटें ऐसी हैं जिसमें विधानसभा वार अगर सीटों को देखें तो 5 सीटों पर कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें हैं। ये विधानसभा की, यानी लोकसभा सीट में जितनी विधानसभा की सीटें हैं उसमें 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के पास ज्यादा है और इसी का फायदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा। बताइए केदार जी। देखिए, निश्चित रूप से अगर राजनीतिक समीकरण को देखें तो माननीय भूपेश बघेल अगर राजनांदगांव से हैं तो उन्हीं के नेतृत्व में भी हमने चुनाव हारा इन लोगों ने छत्तीसगढ़ का, कांग्रेस पार्टी ने, इसलिए वो विषय नहीं बनता। और अगर वो विषय बनता है तो वहाँ डॉक्टर रमन सिंह जी हैं जिन्होंने 15 वर्षों तक प्रदेश की सेवा की है और विकास की नई गाथा लिखी है।
दूसरी बात, जहां विधानसभाएं इनकी ज़्यादा है, परंतु देश ने जो मोदी के बारे में विचार किया है, कल्पना की है कि 5 किलो चावल 80 करोड़ जनता तक, तो उसमें छत्तीसगढ़ के वो सारे विधानसभा हैं। अगर 13,700 करोड़ रुपए 2 साल का बोनस दिया है, 31,000 करोड़ रुपए धान की खरीदी में दिया है, तो एक एक उज्ज्वला योजना की बात अगर मैं केदार जी, एक एक चीजों के विस्तार में हम थोड़ा सा कम जा रहे हैं, लेकिन आप बताएं, अभी वरिष्ठ पत्रकार को आप सुन रहे होंगे, उन्होंने भी ये माना कि अगर सारे सर्वेज को, सारे ओपिनियन पोल्स को हम सही मानते हैं और आप भी सच्चाई को उसके अनुरूप मानते हैं, देखते हैं, तो फिर कोई एक सीट ऐसी है जिसके ऊपर जनता का मन भी कहता है कि मुकाबले में आप थोड़ा पीछे और आपका मिशन 11 एक झटका पा सकता है। नंबर एक बात, वरिष्ठ पत्रकार जी भी अभी कह रहे थे कि इसके अलावा कोरबा वाली सीट भी, जितना मैं सुन पाया उनको, कोरबा वाली सीट भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। क्या आपको लगता है कुछ जगहों पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन ओपिनियन पोल्स के बाद? देखिए, निश्चित रूप से ओपिनियन पोल जो कह रहे हैं उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी सारे सर्वे के आधार पर काम करती है, और जो भी सीट हमारी आपको कमजोर लग रही है उसके परिणाम आप देखें बहुत बेहतर आएंगे, क्योंकि कमल छाप, कमल के फूल के निशान पर लोग वोट डालते हैं और उसने काम किया, उसकी अपनी विश्वसनीयता है, वहां पर प्रत्याशी का सवाल पैदा नहीं हो जाता। मैं फिर से कहूंगा कि हम कमल के फूल के लिए, हमारा कार्यकर्ता और हमारा मतदाता कमल के फूल को वोट देता है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहचान कमल का फूल है, और जहां लोग नरेंद्र मोदी जी की छवि देखते हैं वहां कमल का फूल देखते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई प्रत्याशी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, जन सेवा के आधार पर काम करती है, और ये फैक्टर है, ये पॉलिटिक्स का फैक्टर है। तो शर्मा जी, कमल के फूल से और सीधे मोदी जी की गारंटी से आपका अब की बार वास्ता पड़ने वाला है, इसलिए मिशन 11 में इतनी कॉन्फिडेंट है बीजेपी? नहीं, ये तो तय हो गया ना, कमल की जो जड़ें हैं कितनी कीचड़ से सनी हुई है, ये जाहिर हो रहा है। मोदी जी की जो छवि बनाया इन्होंने महापुरुष की, उस महापुरुष की छवि में धंधा और चंदा का जो दाग लगा है उसका भी सामना करना पड़ेगा। जो देश के सामने महंगाई के नाम पर जिन्होंने देश को बावजूद इसके ये ओपिनियंस आ रहे हैं, ये थोड़ा चिंताजनक नहीं है कांग्रेस के लिए? नहीं, देखिए, चिंताजनक की बात नहीं है। हम तो इसको, मैंने स्वीकार किया कि हम इसको चुनौती मानते हैं और इस चुनौती का सामना हम करेंगे। और कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं देश में, उन चुनौतियों का सामना किया है, कांग्रेस फिर से खड़ी हुई है। और मैं ये बात बिल्कुल कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ खड़ी होगी। हम जीतते हैं, हारते हैं, ये सब अलग बात है। ठीक है, फाइनल कमेंट मैं चाहता हूं एक जरा रविंद्र जी, आप भी अपना रखें। रविंद्र जी, अपनी बात आप रखें, आपकी बात थोड़ी सी बीच में रह गई थी, लेकिन कोरबा के बारे में भी आप कह रहे थे, आपको लगता है यहाँ भी चैलेंज है? चैलेंज इसलिए है क्योंकि सरोज पांडे के लिए वो नया क्षेत्र है। ज्योत्सना महंत जो है, उन वहाँ की अनुभवी है, उस क्षेत्र की हैं, वहाँ काम कर चुकी हैं, वहाँ की कांग्रेस की टीम को जानती हैं, वहाँ के लोगों को जानती हैं। तो वहाँ पे अगर सही ढंग से कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो एक चुनौती हो सकती है। एक सीट के बारे में मैं उल्लेख करना चाहूंगा, वो है महासमुंद की सीट। विधानसभा चुनाव में 4 सीटें भाजपा ने जीती है, 4 कांग्रेस ने जीती है। अब उसमें क्या बोलते हैं, ताम्रध्वज साहू जी को कांग्रेस ने वो टिकट दी है और भारतीय जनता पार्टी से रूप कुमार चौधरी जी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अगर वहां से धनेंद्र साहू जी को अगर एक बार आजमाती तो ताम्रध्वज साहू की तुलना में वो बेहतर प्रत्याशी हो सकते थे। लेकिन ताम्रध्वज साहू जी का नाम भी मैं इसलिए प्राथमिकता से ले रहा हूं क्योंकि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में साहू बाहुल्य। तो आपका आकलन क्या कहता है ये कि 10-11 सीटों पर आपका अपना आकलन क्या कहता है 11 बीजेपी कांग्रेस की? वैसे भी पिछले 30 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, 9-10 सीटें भाजपा जीतते आई है। इस बार भी वही होने वाला है और कोई आश्चर्य नहीं कि 11 की 11 सीटें अगर जीत जाए, अगर इनकी रणनीति। लेकिन आपने एक बात और भी कही है, अभी इसी कार्यक्रम में कही है कि अगर बहुत अच्छी तरह से टाइट फाइट दे कांग्रेस पार्टी रणनीति के साथ तो संभवतः अब की बार जो मिशन 11 है इसको झटके कांग्रेस देने की स्थिति में रह सकती है। अब क्या होता है ये तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल आप तीनों को हम धन्यवाद देते हैं